नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया प्रशिक्षण फॉर्मूला तैयार किया है, जिसे 3-2-1 मॉडल नाम दिया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत पदाधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पहले 3 दिनों का गहन प्रशिक्षण सत्र आयोजन होगा, जहां संगठनात्मक मूल्यों, जिम्मेदारियों और रणनीतिक कार्यप्रणाली पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके बाद 2 दिनों की कार्यशाला रखी जाएगी, जहां टीम वर्क, संवाद कौशल, प्रबंधन क्षमता और जमीनी स्तर पर कार्य करने के व्यवहारिक तरीकों पर विशेष फोकस किया जाएगा। अंत में 1 दिन का मूल्यांकन सत्र होगा, जिसमें प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल और व्यवहारिक समझ का आकलन किया जाएगा। इस मॉडल के माध्यम से संगठन के प्रत्येक स्तर, प्रदेश से लेकर प्रकोष्ठ तक समान गुणवत्ता का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर वर्कशॉप की शुरुआत होगी और धीरे धीरे इसे प्रकोष्ठ स्तर तक विस्तार दिया जाएगा, जिससे हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभा सके। उद्देश्य यह है कि संगठन में अनुशासन, दक्षता, सामूहिक कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिले, जिससे कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा और भी मजबूत होकर प्रभावी रूप से कार्य कर सके। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो आपको सुनवा देते हैं। 100% सारे जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग में उनको विस्तार से बताया गया है कि हमारा एक कनेक्ट सेंटर है जो आपके काम का मूल्यांकन करेगा हर 3 महीने के। उस काम के आधार पर ट्रेनिंग ब्लॉकों में भी होगी और वही ट्रेनिंग जिलों में भी होगी, वो अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी होगी। प्रशिक्षण एक बड़ा माध्यम होता है आज की नीड को, जनता की समझ को पार्टी से जोड़ने का, तो अपने काम के तरीके में बदलाव करने का, अपने काम के तरीके में नवाचार करने का। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, समीक्षा भी होनी चाहिए, आकलन भी होना चाहिए, रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट भी होना चाहिए। मैं पहले भी कहता आया हूं कि भाजपा की नकल कांग्रेस कर रही है तो उसमें अकल भी लगाए। वो राहुल जी स्वयं आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग देने, क्या ट्रेनिंग देके गए? यहाँ वो आए थे और जंगल सफारी में जाकर जानवरों से मिल रहे थे। अब वो जानवरों से को क्यों मिल रहे थे, क्यों जंगल सफारी घूम रहे थे? उस समय घूम रहे थे जब बिहार में चुनाव चल रहा था। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बद से बदतर है। प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का करने के पहले कांग्रेस के नेताओं का प्रशिक्षण ज्यादा आवश्यक है। चलिए, इसी पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंबिका जी, आपके पास ही आऊंगी मैं। जिस तरह से 3-2-1 मॉडल की बात हो रही है, कैसा ये मॉडल और कितना प्रभावी होगा? समय को सुनता रहता हूँ और कुछ चीज प्रशिक्षण से मिलेगा इसका मूल उद्देश्य कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी की भूमिका है उसका से उसको सुनिश्चित कर सके, उसका निर्वहन कर सके। इसी क्रम में हमारा जो शिक्षण पहले उसमें ज्ञान प्रशिक्षण और उनकी जानकारी देना, राजनीतिक समझ विकसित करना, इस प्रकार का ये प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से कांग्रेस आइडियोलॉजी से पूरी तरह से समाज में अपना काम करेंगे, मजबूत करेंगे। दो दिन का जो प्रशिक्षण रहेगा उसमें टीम वर्क, सम्मान, दक्षता का जमीनी स्तर पर कार्य करने का तरीका उन्हें विकसित करेंगे, उन्हें तो समझ विकसित करेंगे। ये हमारे जो भी रचनात्मक प्रशिक्षण करता है, इससे हमारी कार्यप्रणाली का बौद्धिक विकास भी होता है और उसमें अनुशासन की प्रणाली विकसित होती है। जैसे हमें इन तमाम लोगों से जो मायावी लोग हैं, सत्ता में बने हुए उनसे कैसे निपटना है, भी हमारे कार्यकर्ताओं में दक्षता विकसित होगी। तीसरे लास्ट डे जो 1 दिन 3 लोग का है, लास्ट डे हमारे जो प्रशिक्षुओं ने क्या मैंने प्रशिक्षण लिया है, सबको कितना लाभ हुआ है इससे और उनका एक
टेस्ट लिया जाएगा, इनमें जो कौशल विकसित हुआ है, व्यवसाय ज्ञान और समझ विकसित हुई है, तो इस प्रकार से हमारा चलेगा। और हम लोग हमेशा करते रहते हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अनुशासित करने के लिए, आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए, जनसेवा करने के लिए। हमारे जो मूल मंत्र हैं उनको हम और मजबूत करते हैं, उनको आप साफ करके हम जनता की सेवा में लग जाते हैं, वही हमारा है। और भाजपा क्या कहती है, क्या नहीं कहती, ठीक है अंबिका जी, सुना मैंने आपको। सत्येंद्र जी, आपके पास आऊंगे। जिस तरह से ये 3-2-1 मॉडल नाम दिया गया है, इस प्रशिक्षण फॉर्मूला जो तैयार किया गया है कांग्रेस का, और इसे कहा जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, प्रभावी होगा, क्या लगता है? देखिए, प्रशिक्षण तो तब दिया जाता है जब बुद्धिमत्ता रहे, तब जब इम्प्लीमेंटेशन हो, जब लाभ मिले उसका। अब देखिए कि SIR चल रहा है, बिहार में चुनाव चल रहा था, SIR में BLA-1 BLA-2 के नाम देने हैं, और सीमित अवधि में चुनाव आयोग का एक तय अवधि होती है कि 1 महीने तक चलेगा, फिर उसके बाद अगला चरण चलेगा। उसमें कांग्रेस अपना 10 दिन का कैंप लगा के बैठी। अगर कोई जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष होता या किसी भी दल के होते, अगर मान लीजिए ठीक है कोऑर्डिनेशन नहीं होता, चुनाव आयोग एक अलग संस्था है, उसने अपना कार्यक्रम तय कर दिया, तो फिर ये देखा जाता है कि कौन सी संस्था कितनी महत्वपूर्ण है, और चुनाव आयोग के द्वारा जो तिथि दी गई वो तो परिवर्तित होंगी नहीं। 1600 से लगभग 1600 अधिकृत पार्टी है देश भर में, और 16,000 को अगर मान्यता मिले तो चुनाव आयोग के अनुसार ही चलना होता है, जो तिथियां होती हैं। तो अब 10 दिन तक कांग्रेस BLA-1 BLA-2 नहीं बना पाई, और वहां पर प्रशिक्षण में अपना काम करती रही। अब 1 महीने और 10 दिन तो वैसे ही चले गए। अब वो अभी भी जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है BLA-1 BLA-2 में। एक तो ये बात। दूसरी बात, बिहार में चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं और दंड लगा रहे हैं। अब वहां पर अभी जनता ने दंड दे दिया उस बात को। हमने देखा कि ये दंड यहाँ लगा रहे, क्या मतलब बिहार में भी तो बुद्धिमान जनता है, बिहार की जनता भी भगवान रूपी जनता है। तो वहां पर, और वहां जिन के साथ रहे, बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लिए डूबेंगे। तो क्या प्रशिक्षण होगा इस दल का, ये तो भगवान, मतलब ये सब इनको तय करना है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर नेता, नीति, नियत और नेतृत्व इन सभी का अभाव है, जो कि प्रशिक्षण से पहले परम आवश्यक है किसी भी राजनीतिक दल में, कि नेताओं का तय होना चाहिए, नेता कौन रहेंगे, नीति क्या रहेगी, नियत कैसी होना चाहिए नेताओं की, और तो नेतृत्व क्या रहेगा। तो ये सारी क्षमताओं का अभाव है कांग्रेस में, सारे गुणों का अभाव है। भारत के प्रति नीति क्या है, मध्य प्रदेश के लिए विकास की नीति क्या है, या बिहार में क्या नीति है, इनका सब देखा जनता ने। तो अब ये बात इधर उधर की करेंगे, अब SIR पर आ जाएंगे, तो EVM पर आ जाएंगे, तो कभी संविधान पे आ जाएंगे। और संविधान बचाओ वाली बात तो ये है कि वो लाल किताब को बचाने के लिए चले जाते हैं। संविधान को बचाने वालों के लिए भारत की भगवान रूपी जनता आशीर्वाद दे रही है। बिहार की जनता ने भी दिया, पहले महाराष्ट्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने दिया, दिल्ली की जनता ने दिया, सब एक दे रही है। तो कांग्रेस रोएंगे भी। तो यही बात निकल के आती है कि कभी कांग्रेस की इन सब बातों से, तो कभी कांग्रेस शायद प्रशिक्षण में एक सेशन ये भी रखेगी कि क्यों हार रहे हैं, और फिर बार बार ये कहेंगे, बार बार इस पर रोने की जगह कुछ और करें। तो कभी खुद पे तो कभी हालातों पर रोना आया, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया। बात निकली है तो हर एक बात पर रोना आया। तो कांग्रेस हर एक बात पर रो रही, आगे भी रोती रहेगी। देखिए आप। ठीक है अशोक जी, आपसे समझूंगी मैं। जिस तरह से देखिए अभी बिहार चुनाव का भी जिक्र किया सत्येंद्र जी ने, और वहां पर कांग्रेस का आपने देखा ही है कि किस तरह से अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से वोट चोरी के आरोप लगाती है कांग्रेस की, देखिए वोट चोरी हो रही है और इसी के बलबूते जो सरकार है वो बन रही है, और इसी के चलते जो बीजेपी है उसको सफलता कहीं ना कहीं मिल रही है। तमाम आरोपों को आप जानते ही हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये प्रशिक्षण फॉर्मूला तैयार किया है, क्या लगता है 3-2-1 मॉडल कितना कारगर होगा, और जो तमाम आरोप हैं क्या वो सही है अपनी जगह, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, में जो गतिविधियां हो, संगठनात्मक गतिविधियां हो, तो जीवंत रखना जो है हर पार्टी के लिए बहुत आवश्यक होता है। कांग्रेस भी लगातार ये कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में कि वो अपने संगठन को सक्रिय करे। और जो अभी ये चर्चा चल रही थी कि चुनाव जीतना कितना फायदेमंद होगा, कितना रणनीति ये जो है फायदेमंद होगी, तो आजकल तो चुनाव जो है खैराती योजनाओं के जरिए आप वोट खरीद लेते हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 2023 का इलेक्शन था, उसमें भी लाडली बहना योजना जो थी गेम चेंजर बनी थी। आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में भी इस योजना का जो है फायदा मिला, विरोधियों को फायदा मिला। जहां जिसकी सत्ता है
उसके पास में जो है हर तरह की चीजें उसके पास में है, संसाधन उसके पास में है, वो जिसको चाहे उसको खैराती योजनाओं को लाभ देकर उसका बड़े पैमाने पर वोट हासिल कर ले। जो मुद्दों की राजनीति हुआ करती थी, वो मुद्दों की राजनीति तो अब समाप्त हो गई। कोई सुशासन की बात नहीं करता है, कोई करप्शन, कोई गवर्नमेंट की बात नहीं करता है, कोई रोजगार देने का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता है, शिक्षा नहीं रह गई, स्वास्थ्य नहीं रह गई, बाकी मुद्दे बहुत सारे हैं इस देश के लिए। तो जो देश की राजनीति है पूरी तरह से जो है वो एक राजनीतिक कारोबार बन गई है। 2013 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो अन्ना ये कहा करते थे कि राजनीति जो है पैसा कमाने का जरिया बनी हुई है, पैसे का निवेश करो और फिर पैसा कमाओ। तो राजनीतिक कारोबार के लिए आपको एक वोट की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वोट की पूंजी आपके पास कहाँ से आती है? जब आप प्रधानमंत्री आवास देते हैं, उज्ज्वला का लाभ देते हैं, या 10,000 रुपए की राशि या 3,000 या 5,000 की राशि देते हैं, कहीं साइकिल बांटी जाती है, कहीं लैपटॉप बांटे जाते हैं। भाई आपको जो कुछ भी करना है आप 2 साल 3 साल पहले करिए ना, इलेक्शन के समय पे आप ये सब क्यों करते हैं? सही बात है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब राजनीति उतनी तरह से स्वच्छ नहीं रह गई है। राजनीति का जो चरित्र है वो पूरी तरह से जिस तरह से व्यवसायिक घरानों का चरित्र होता है कि कुछ दे दो उसके बदले में कुछ ले लो, बाकी कोई जनता की सेवा के लिए नहीं है। ये मुट्ठी भर राहत जो है देश की जनता को देते हैं और उसके बदले में कितना ऐशो आराम और किस तरह की सत्ता हासिल ये करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। और कांग्रेस की जो दुर्गति है उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि उसके पास में कोई चमत्कारिक नेतृत्व नहीं है, उसके पास में ऐसे नेतृत्व का अभाव हो गया है जो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ये जिसकी जन स्वीकारोक्ति हो। राहुल गांधी ठीक है, वो मुद्दे उठाते हैं वो, और जो चोरी का मुद्दा उठाया था उन्होंने, उस समय तो लग रहा था कि हाँ ये मुद्दा जो है बहुत प्रभाव डालेगा, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वो 10,000 रुपए की जो एक योजना आ गई तो सारे मुद्दे धरे रह गए। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ महिलाओं ने जो है थोक में वोट दे दिया और बीजेपी और उसको जेडीयू को दोनों को इसका लाभ मिल गया, पूरे अलायंस को, एनडीए को लाभ मिल गया। तो राजनीति में आप ये जो अभी दिल्ली की चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में भी हमने चुनाव जीता, हमको जनता ने आशीर्वाद दिया। दिल्ली में जो केजरीवाल थे वो भी यही काम कर रहे थे वो, लेकिन वहां पे आपके जो गवर्नर बैठे हुए थे उन्होंने मंजूरी नहीं दी, नहीं तो वो भी वोट खरीद लेते। फ्रीबी की योजना जो जब दिल्ली में चल रही थी तो बीजेपी उसकी इतनी आलोचना करती थी कि फ्रीबी बांट रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। और अब जब खुद बीजेपी ये काम करती है तो फिर वो ट्वीट थपथपाती है और कहती है कि वो तो गरीब जनता के हित में 80 करोड़ लोगों को आप जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये साबित करता है कि इस देश की जनता आत्मनिर्भर नहीं है, उसको आप परजीवी बना रहे हैं। तो देश के मतदाताओं को परजीवी बनाया जा रहा है और जिसकी सत्ता होती है वो इसका फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल अशोक जी, सहमत हूं मैं आपसे कि जिस तरह से रणनीतियां हैं कहीं ना कहीं जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज है, देखिए जो कांग्रेस का 3-2-1 मॉडल है, जो कांग्रेस की कमजोर स्थिति दिखाई दे रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा अशोक जी? प्रभाव पड़ेगा जब आप संगठनात्मक गतिशीलता पैदा करते हैं, पार्टी की भीतर करते हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी देखिए मध्य प्रदेश में हो या बाकी जगह भी, उत्तर प्रदेश हो या जहाँ भी देखिए आप, वहाँ पे संगठनात्मक गतिविधियां इनकी 0 है। तो ये जो भी कांग्रेस कर रही है इसका फायदा उसको मिलेगा, लेकिन साथ में उसको और भी चीजें देखनी होगी। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसे जनता के मुद्दों को लेके जाए। जैसे मैं आपको एक मुद्दा बताता हूँ, उसका अगर अंबिका शर्मा जी सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान दें। राइट टू रिकॉल का मुद्दा लेके जाए कांग्रेस। इस देश में असली लोकतंत्र तभी आएगा जब देश की जनता के पास में निर्वाचित जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार हो, और इनकी नकेल तभी कसी जाएगी जब जनता के पास में अधिकार हो। जनता के बीच में जाए कांग्रेस ये कहेगी कि हम आपको राइट टू रिकॉल देंगे, फिर देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है, ड्रास्टिक चेंज आता है। बिल्कुल। अंबिका जी, आपने सुना, अशोक जी को भी सुना, सत्येंद्र जी को भी सुना आपने कि प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रशिक्षित होना भी चाहिए कांग्रेस में, तभी आप प्रशिक्षण फॉर्मूला लागू कर सकते हैं, और तमाम चीजें कही हैं। क्या कहेंगे जवाब में? पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, जनता से सीधा संवाद रखते हैं, हम उत्तरदायी भावना से काम करते हैं। हमें पता है कि किस प्रकार से शिष्टाचार के साथ हमें जन सामान्य के रूप में रहकर काम करना है। तरक्की जी स्तर पर भी मैं यह कहना जरूर चाहूंगा कि इस देश में और प्रदेश में जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना शुरू हो जाएंगे
तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां कभी नहीं, क्योंकि मतदाता की बोली लगाते हैं लोग। अभी आपने बिहार के चुनाव में देखा होगा 48,000 करोड़ रुपया इन्होंने जब जनता का बांट दिया और जब बांटा तब आचार संहिता लग गई थी। 10-10 हजार रुपए इन्होंने महिला मतदाताओं के खाते में डाल दिए। ये क्या फेयर इलेक्शन? अब बताइए आप, इस प्रकार से अवांछनीय तरीकों से इस चुनाव को अपने पक्ष में कर लेते हैं। इससे लोकतंत्र कहाँ मजबूत होगा, लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न देश के सामने है। ये लोग व्यापार करने के लिए राजनीति में आए, बहुत बड़े व्यापारी हैं, मतदाता की बोली लगाते हैं और जो पढ़ा लिखा समझदार मतदाता है उनके झांसे में नहीं आते हैं और जो सीधा साधा मतदाता है तो इनके झांसे में, झूठे वादों में, इस प्रकार के अवांछनीय कृत्यों में आ जाता है और फिर वोट देके फिर पछताता भी है। ये सब खेल इनका चल रहा है और खेल कब तक चलेगा ये तो समझ से परे है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप किसी एक क्षेत्र में, एक लोकसभा क्षेत्र में बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, फिर आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप नहीं कराओगे, कराके तो देखो, 2-4 जगह कराके तो देखो। इसमें जो मांग है एक विपक्ष की, वो मांग ही बिल्कुल उसमें कितनी दम है या बेदम है ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन आप क्यों नहीं करना चाहते? आप इस प्रकार का काम करिए जिससे आप विश्वसनीय सरकार बने, विश्वसनीय दल बने। अभी जिस प्रकार से आप चुनाव को लूट रहे हैं, जिस प्रकार से अवांछनीय तरीकों से सरकार बना रहे हैं, प्रश्न तो खड़े होंगे। बिल्कुल। चलिए सत्येंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अंबिका जी का कहना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने लगेंगे जिस दिन देश में, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता जनता दिखा देगी। देखिए, ये तो बार बार ये रो रहे हैं, इनकी दरअसल इनकी लीडरशिप बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। वंशवादी प्रजातंत्र में सिस्टम नहीं होता है कि एक वंशी परिवार चलाए कि नेहरू जी ले लें, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, सोनिया जी, संजय गांधी जी भी रहे हुए हैं, फिर चेयरपर्सन बन जाते हैं वो, और अब राहुल जी और प्रियंका जी। तो ये बिल्कुल वो भारत की जनता ने अस्वीकार कर दिया, फेल हो गई। और जो जैन जी, जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि निकल गया है तो कांग्रेस के विरोध में ही आए, इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, आगे भी होती रहेगी। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 10 साल जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि ये अनाज जो है सड़ना नहीं चाहिए गोडाउन में, इसको जनता में तो बांट दो। तो कृषि मंत्री शरद पवार थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो ये कहते थे कि हम मुफ्त में नहीं दे सकते हैं भारत की जनता को, अनाज सड़ जाने देंगे लेकिन मुफ्त में नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दिए गए थे। आज हमारे यहाँ खाद्यान्न सरप्लस देश है और अगर हमारे यहाँ पे जो भारत की जो जनता है वो गरीबी से, जब वर्ल्ड की एजेंसीज करें कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो और अगर हमारे पास खाद्यान्न सरप्लस है तो हम उनको निःशुल्क भी दे रहे हैं और निःशुल्क देते रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सरप्लस है, तो देना चाहिए। हम सड़ाएंगे क्या गोडाउन में अपने? तो धिक्कार है और लानत है ऐसी कांग्रेस को जो ये कहती थी कि हम सड़ा देंगे लेकिन हम गरीबों को मुफ्त में नहीं बांटेंगे। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी कहते थे जब 10 साल सरकार रही इनकी कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। और आज देखिए वही भारत है, जब इनकी सरकार रही तो 2014 तक देश की टोटल इकोनॉमी जो थी 110 लाख करोड़ की थी और आज वही इकोनॉमी भारत की 10 सालों में ही 340 लाख करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो आप सोचिए, आजादी से लेकर के 2004 तक, इनका 2014 तक हम 110 लाख करोड़ पर आ पाए थे और मोदी जी ने ऐसी इकोनॉमी पॉलिसीज लाई हैं देश के अंदर, ऐसे काम किए और यही कारण है कि हम आज 340 लाख के आसपास 340 लाख करोड़ की जीडीपी है। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात, आप कांग्रेस के अंदर तो ये रोना रहेंगे और कांग्रेस के लिए एक और वो आता है कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। 100 के सफर ऐसा, एक उम्र खोई इन्होंने, मंजिल भी नहीं पाई है और रास्ता भी नहीं बदला। तो ये हमेशा रोते रहेंगे, ईवीएम पर चुनाव आयोग तो रोते रहेंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, ये प्रमाण देते नहीं है, कुछ देते नहीं। जो ये कह रहे थे, अभी मेरे मित्र पत्रकार साहब कह रहे थे कि वो हरियाणा का मॉडल दिखाया, हरियाणा के बारे में बोला कि 60 वोट एक परिवार के एक ही घर से दे दिए गए, वो घर आ गया, 1 एकड़ में वो घर बना हुआ है और 200 से ज्यादा परिवार के सदस्य उस घर में रहते हैं। राहुल गांधी के मॉडल को एक्सेप्ट कर दिया, आधा घंटे में मीडिया के
मित्रों ने, मीडिया के साथियों ने। और जो ब्राजील के मॉडल की बात कर रहे थे कि 23 जगह उसका फोटो लगा है और 23 में से 13 से ज्यादा जगह का तो 2 घंटे के अंदर अंदर फैक्ट चेक कर दिया मीडिया ने जाकर के कि जिन जिन के नाम थे वो लोग व्यक्ति स्वयं जाकर के वोट डाल के आए, वो बहनें वोट डाल के आई है। कोई ब्राजील का मॉडल वॉडल नहीं आया और ये जबरन में उसका नाम लेते रहे। अब कोई जो और कहीं पे भी एक व्यक्ति ने 23 वोट या 13 वोट नहीं डाले, हर जिसका नाम था उसी ने वो वोट डाला और अपने अपने प्रमाण दिखाए, उस पहचान के प्रमाण दिखाए, उनको दिखा करके उन्होंने वोट डाला है। 2-3 घंटे में ही जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद ही उनके बम को डिफ्यूज कर दिया गया था। ये मीडिया ने ही डिफ्यूज किया था। और लगभग 200 से ज्यादा घर, जो 1 एकड़ का जो घर बना हुआ है हरियाणा में, उसमें 200 से ज्यादा परिवार वोट हैं। उन्होंने 60 बोला था, उन सब परिवार आए थे। तो मुझे लगता है भारत के नागरिकों का अपमान भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है। अगर कोई प्रमाण है तो ये लिखित में दे के दें या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुंह की खाली, बोले एसआईआर नहीं होने देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे। बिहार में भी एसआईआर हुई है और अब मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है। मुझे लगता है एसआईआर की एक और जरूरत कांग्रेस के अंदर है। एसआईआर का मतलब होता है गहन पुनरीक्षण, तो गहन पुनरीक्षण या मतदाता शुद्धिकरण। तो कांग्रेस भी तो स्वयं कहती है कि वो नेता शुद्धिकरण करेगी। कांग्रेस में जो सांप घूम रहे हैं, खुले सांप हैं, जिन्होंने कांग्रेस को डसा है, या कांग्रेस के अंदर जो हार के मतलब रेस के घोड़े या शादी के घोड़े या लंगड़े घोड़े हैं। अब पूरे बिहार में कितने टिकट दिए थे, कितने लंगड़े घोड़े रहे या हार शादी के घोड़े थे या कौन कौन था, ये सब मैकेनिज्म वो बनाएंगे प्रशिक्षण में और उनको निकालेंगे। तो शुद्धिकरण तो कांग्रेस भी कर रही है। एसआईआर आस्तीन के साथ कांग्रेस के अंदर है, तो उन आस्तीन के सांपों को, कांग्रेसी नेताओं को निकालेगी कांग्रेस। तो राहुल गांधी तो कहते हैं एक्सरे मशीन लेके साथ में घूमते हैं। मुझे लगता है कि वो एक्सरे मशीन लेके आएंगे और प्रशिक्षण में देंगे और उससे पता चलेगा कि कौन से घोड़े हैं। राहुल गांधी जी भी किस प्रकार के घोड़े हैं वो भी अपने आप को बताएंगे, क्योंकि वहां पर तो विफल हो गई बिहार में पूरी तरीके से कांग्रेस। 16-17 दिन तक घुसपैठिया बचाओ यात्रा चलाई और उसका भी कोई फल नहीं मिला। और जो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो तेजस्वी को भी ले डूबेंगे। शायद के साथ प्रिपरेशन करके आए सत्येंद्र जी आप। बिल्कुल बिल्कुल, जो तमाम चीजें आपने कही है, देखिए फिलहाल तो बात यही है कि जिस तरह से अब कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की बात कर रही है 3-2-1 मॉडल से, तो यही उम्मीद की जा सकती है कि ये मॉडल जो है कांग्रेस के सफल हो। और आने वाले जो अगर मध्य प्रदेश की हम खासकर की बात करें कि प्रदेश में जिस तरह से इस मॉडल के बाद जो संगठन को मजबूती देने की बात कांग्रेस करी, वो संगठन में मजबूती दिखाई दे, जिससे आने वाले चुनावों में हमें एक मजबूत और एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिले। इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल प्रशिक्षण फॉर्मूला तैयार है कांग्रेस का, जो कि 3-2-1 मॉडल नाम दिया गया है और इसके तहत अब प्रशिक्षित किया जाएगा कार्यकर्ताओं को और इसकी पूरी तैयारी। अब देखना होगा कि ये कितना प्रभावी होता है, इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।